नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिटी विद गुड मैनर्स। आप सभी का हमारे प्रशंसनीय यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि डेली बहुत सारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। आप सब लोग अच्छे से लाइक कर रहे हो और अच्छे से शेयर कर रहे हो और बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि व्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लगभग 75% और लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अभी वो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। उनसे मेरी विनती है, विनम्र निवेदन है कि सभी लोग खुलकर सामने प्लेटफॉर्म पर आएँ और सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितने से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में जुड़ेंगे, वैसे ही हमारी मंजिल बहुत जल्दी हमारे करीब होगी। मैं बार बार बात करता हूँ कि मैं ये कोई चैनल किसी प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहा हूँ और इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। मुझे एक पहले कम्युनिटी बनानी है, फिर बाद में इसको एक अच्छे ट्रस्ट का रूप देना है और वास्तव में ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। आज हम बात करते हैं यूनिटी की। देखिए, यूनिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है। यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर कोई भी झाड़ू है घर में, अगर वो बंधी हुई है तो उससे हम अच्छी सफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो झाड़ू का धागा खोल दे तो वो खुद सफाई के लायक नहीं रहती और वो खुद कबाड़ा बन जाती है, खुद कचरा बन जाती है। ऐसे ही आपने एक कहानी सुनी होगी कि पहले जो है एक सेठ होते थे, उन्होंने अपने 4 बच्चों को बुलाया, क्योंकि उनको बाद में उनका बंटवारा करना था, कि बच्चों एक एक लकड़ी लो और आप इसको तोड़ के बताओ। तो उन चारों लड़कों ने वो सिंगल लकड़ी थी तुरंत तोड़ दी और अपने पिताजी को बता दिया कि लो पापा, ये टूट गई। फिर उन्होंने 2-2 लकड़ी दी कि दोनों लकड़ी को एक साथ तोड़ना है। तो 2-2 लकड़ी भी उन्होंने चारों बच्चों ने तोड़ दी, लेकिन काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने 10-10 लकड़ियों का एक बंडल दिया और उसमें एक धागा बांध दिया। फिर अपने बच्चों से बोला कि आप इसको तोड़ के आप हमें बताओ। चारों लड़कों में से उसको कोई भी बंडल को नहीं तोड़ पाया। इसका मतलब हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम यूनिटी में रहेंगे तो हमारा कभी कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता, अहित नहीं कर सकता है। और इसी तरह के टीम वर्क के भी एग्जाम्पल है। जब हम मिलके कोई काम करते हैं तो उसकी सफलताएं बड़ी अच्छी मिलती है। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, आपने आधी कहानी तो सुनी होगी, लेकिन मुझे उसको और अच्छे से पूरा करना है। एक कछुए और खरगोश की कहानी है, जिसमें दोनों में एक रेस होती है कि उस रेस को कौन अच्छे से और जल्दी जीतेगा। तो आपने कहानी इस तरह से सुनी होगी कि जब वो जो है अपना रास्ता तय करते हैं तो खरगोश थोड़े आधे रास्ते में जाके सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे करके अपनी मंजिल को पूरा कर लेता है। लेकिन उस कहानी को मैं और अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी बनाता हूँ और उसका पर्पस समझाता हूँ। देखिए, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में है, तो सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक गोल में, एक जिगजैग मोशन में ना होके एक लीनियर मोशन में काम करेंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ही पहले क्या किया कि जब प्लेन रास्ता था तो खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठाया और खरगोश दौड़ने लगा। और खरगोश ने कछुए को क्योंकि बिठा रखा था अपनी पीठ पे, जहाँ तक बड़ा अच्छा प्लेन रास्ता था वहाँ तक वो अच्छे से चले गए। जब वहाँ पे एक आगे चल के पानी का रास्ता आया तो पानी में उस कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाया और उसको पानी की नदी को पार कर लिया। उसके बाद में एक हल्की हल्की झाड़ियाँ आईं। तो झाड़ी में क्या था कि खरगोश तो दौड़ सकता था, लेकिन कछुआ नहीं दौड़ सकता था। फिर उसने कछुए ने क्या किया कि खरगोश ने कछुए को
फिर अपने पीठ में बिठाया और वो झाड़ियाँ उसने कूद कूद कर उसने पार कर ली। तो इसमें क्या समझ में आता है कि धीरे धीरे करके अगर वो सिंगल अपने टारगेट को पूरा करते तो टारगेट कभी पूरा नहीं हो सकता था, और जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और जहाँ ख़त्म किया वो तो संभव ही नहीं था, क्योंकि पानी में खरगोश नहीं तैर सकता है और झाड़ियों में आपका कछुआ नहीं दौड़ सकता है और प्लेन एरिया में भी कछुआ बहुत तेज नहीं दौड़ सकता है। तो इससे ये सीख मिलती है कि कम समय में अगर आपने ज़्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है तो आप अपने जितने भी सीनियर हैं उनसे मदद लें, अपने गुरुओं की मदद लें, अपने मेंटर की मदद लें, और आपको ज़्यादा R&D करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग उसमें पहले ही अपना काम कर चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो अच्छा ये होगा कि आप उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें और उस पर अमल करें। मान लीजिए मैं आज किसी को कहूँ कि आपको एक कार बनानी है, तो जिसने कभी कार का अनुभव नहीं किया तो कार तो इतनी अच्छी नहीं बना सकता, लेकिन जो कंपनियां ऑलरेडी जैसे मारुति हो गई, महिंद्रा हो गया या टाटा की कार हो गई, वो लोग अच्छे से पहले से बना रहे हैं। तो जिसको मोटिवेशन मैंने दिया कि उसको कार बनानी है तो पहले इन तीनों प्लांट में बारी बारी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए और फिर उन तीनों से और ऊपर लेवल की सस्ती कार बनाने के लिए अपना प्रोजेक्ट डालना चाहिए। तो इससे ये समझ में आता है कि जो लोग ऑलरेडी उसमें अनुभव अपना कर चुके हैं, हमें उनसे अनुभव से सीखना है। हमें फालतू के अपने अनुभव नहीं करने, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मनी को वेस्ट नहीं करना है। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ आती हैं यूनिटी की। मैं बार बार कहूँगा कि यूनिटी के लिए एकता बहुत ज़रूरी है और इसमें कभी किसी को ऊंच नीच का भाव नहीं देखना चाहिए, कभी कोई जात पात का भाव नहीं देखना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि पहाड़ों पर बहुत सारे संकट आ रहे हैं, वहाँ पे पानी का बहाव इतना तेज हो गया है, बहुत सारी बाढ़ आ रही है कि वहाँ का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। तो हमें ये उससे सबक लेना चाहिए कि वो जो आपदा आई है कोई भी ऊंच नीच देख के नहीं आई है, कोई भी जाति को देख के नहीं आई है। आपदा कभी भी आ सकती है और हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए और मिलके उसका सामना करना है कि अभी जो कठिनाई आई हैं उनसे हम किसी भी तरह से बाहर निकलें। ऐसे ही अभी पंजाब में ऐसा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई है, बहुत सारी भैंस वगैरह पशुएं बह गए उसमें। तो मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी सच्चाई को हम जुटला नहीं सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमें सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक विश्व पटल पर एक होना पड़ेगा और हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी वास्तव में आज की ज़रूरत क्या है, हमें देश को कैसे विकसित बनाना है, हमें अपने देश को कैसे आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि लानी है और किस तरह से हमें विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा एक मकसद है कि मुझे अगले 15 साल में देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनना है, जो विश्व में हमारा नंबर 1 होना चाहिए। देश को हमें विश्वगुरु बनाना है अगले 15 साल में और सारे 150 करोड़ लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेके आना है, जिनकी केवल एक आवाज़ होगी, वो होगी विकास विकास विकास। इसमें हमें किसी राजनीतिक पार्टियों से भी द्वेष भाव नहीं है और किसी से बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं है। हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट होंगे क्योंकि हम लोगों ने सबकी जो वास्तव में ज़रूरतें हैं उसको लेके कुछ हमने अपने टारगेट सेट किए हैं। वो जो लोग रूल्स में हैं, रूलिंग पार्टी में है, अपोजिशन में, उनको मिलके काम करना पड़ेगा और कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। वो सारे टारगेट जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं, जिससे हमारा अगले 15 साल में विश्व का विश्वगुरु बनाना है जो अपने देश को, वो सपना हमें पूरा करना है और देश को अपने विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी है, उसको पूरा करना है। कोई भी एक आदमी जादू की छड़ी घुमा के उसको टारगेट को पूरा नहीं कर सकता है। सभी लोग हम एक साथ आएंगे, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तभी वो पूरा हो पाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर भाई देवे भूकंप आता है तो वो कोई जातिवाद या ऊंच नीच देख के नहीं आता, वो समस्या कभी भी आ सकती है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि हमारा विकास भी, जो अड़चने आ रही हैं विकास में, उसमें हमने सभी लोगों को एक होकर उस समस्या का समाधान करना है। ऐसे ही मान लीजिए कोई सुनामी आती है या कोई बहुत बड़ा एकदम से और हवा का बहुत तेज
तूफान आ जाता है तो उसमें भी हमें सबको मिलजुल के एक साथ रहना पड़ेगा। हमें अभी एक दूसरे को किसी तरह से कोई चोट नहीं पहुंचानी, कोई मानसिक तनाव नहीं देना है। अभी आप देख रहे हैं कि नेपाल एक छोटा सा देश है, वहाँ क्या हालत हो रही है, सारे आम नागरिक परेशान हैं, डेली आगजनी हो रही है और वहाँ की देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे आ गई है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी को हमें भेदभाव नहीं करना है, किसी को भी एक ऐसी पटल पे नहीं जाना जहाँ कोई भी भटकने के रास्ते हों और हमारे देश को कोई हानि हो। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे नाना पाटेकर की क्रांतिवीर पिक्चर बड़ी अच्छी लगती है। उसमें वो पत्थर लेके एक दूसरे की उंगली फोड़ देता है और बोलता है कि कहाँ है इसमें हिंदू का खून और कहाँ है इसमें मुसलमान का, कोई अलग अलग है क्या? सब लोग तो एक ही है। ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने सबको यहाँ ज़मीन पे भेजा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कभी भी हमें किसी मजहब से कोई भी गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। अगर आज हम हिंदू धर्म में हैं, कल हमारा जन्म अगर मुसलमान जाति में हो जाता है, सिख जाति में हो जाता है या हम क्रिश्चियन बन जाते हैं, उसमें जन्म होता है, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम लोगों को तो एक साथ जुड़ के रहना है, एक दूसरे की समस्या का समाधान करना है। कभी भी हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराना है। हमें किसी से कोई द्वेष भाव नहीं करना है। जिस धर्म के जो लोग हैं अपने उस धर्म को माने और एक दूसरे की इज्जत करें। मैं इसमें गुड मैनर की भी बात कर रहा हूँ। गुड मैनर का मतलब होता है अपने से बड़ी उम्र के लोगों को सम्मान देना, नमस्कार करना, आदाब करना, सत श्री अकाल करना। हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपसे जो सीनियर लोग हैं आप उनको सम्मान दें, उनकी इज्जत करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने भाई बहन की इज्जत करें। घर से जब भी बाहर निकले माँ बाप के चरण स्पर्श करके निकले, जिससे माँ बाप का अगर आपको आशीर्वाद मिल जाता है फिर किसी के आशीर्वाद की आपको लेने की जरूरत नहीं है और कहीं भी आपको दर दर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखें, परिवार के साथ अच्छे से अपने रिश्ते बनाएं और परिवार की सारी समस्याओं को सुनें, परिवार के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएं, जिससे आपके बच्चे आपको एक अच्छा मित्र समझें और आपके संबंध अच्छे हों। कभी भी आपको हिटलरगिरी नहीं चलानी है, या आप कंपनी में भी या किसी भी सामाजिक कार्य में या किसी सरकारी ओहदे पे किसी अच्छी पोजीशन पे है, उसका कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। आपको एक प्रधान सेवक के रूप में काम करना है, न कि वहाँ का बहुत बड़ा साहब बन के। अगर आपके नीचे के लोग आपको कोई समस्या बताने आए हैं, ध्यान से सुने और उसका समाधान करें। हो सकता है उससे कोई हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, हो सकता है क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, हो सकता है कि उससे कोई भी हमारी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंपनी का हमारा सेविंग हो जाए। हमेशा उस पर पॉजिटिव थिंकिंग पर काम करना है और सबके साथ मिलके काम करना है और हमें हमेशा गुड मैनर अपनाने हैं। स्मोकिंग को दूर करना है, ड्रिंकिंग को दूर करना है। हम अपने बच्चों को तभी सलाह दे सकते हैं जब हम अच्छे आचरण खुद अपना रहे हैं। बच्चों को आप कितना ही बोलो कि ये करो ये करो ये करो, लेकिन वो कहने से नहीं करते हैं, वो देख के करते हैं। हमेशा आप क्रिएटर बनो और लिसनर न मत बनो, क्रिएटर बनो। आपकी एक उम्र होती है लिसन करने की या सीखने की, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों को सीखें। हमारे ज़िंदगी भर हमें वैसे एज ए स्टूडेंट बिताना चाहिए, लेकिन हमारा कोशिश ये भी होना चाहिए कि हम समाज को क्या डिलीवर कर रहे हैं, अपनी कंपनी को क्या डिलीवर कर रहे हैं, अपने परिवार को क्या डिलीवर कर रहे हैं। जब हमारी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है, हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, तो हमें बच्चों के जैसे छोटे छोटे एक्सक्यूज़ नहीं देने चाहिए कि उस बच्चे ने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, मेरे ऊपर स्याही गिरा दी, या मेरा जूता चुरा लिया, या मेरा बैग फाड़ दिया। ये सब चीज़ें बच्चों के स्कूल में होती है। अभी आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको पहली तनख्वाह मिली है, अपने माँ बाप के लिए कुछ कपड़े लेके जाएं। कोई भी अपना बाप के लिए शॉल हो सकता है, या माँ के लिए कोई धोती हो सकती है, या अपने घरवाली के लिए कुछ गिफ्ट हो सकता है, या बच्चों के लिए गिफ्ट हो सकता है, जिससे आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत बनेंगे। और आपके जो बड़े भाई हैं उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाओगे, बहन के लिए लेके जाओगे, भाभी के लिए लेके जाओगे, तो वो लोग आपको अच्छी दुआएं देंगे और ये समझेंगे कि आज हमारा छोटा भाई या हमारा फैमिली मेम्बर एक कुछ कमाने लायक बन गया है। देश को ये कुछ अब आगे अपना कंट्रीब्यूशन देगा, जिससे हमारी इकोनॉमी देश की आगे बढ़ेगी। और हम सब लोगों को ये सैनिक काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे सैनिक भाई बॉर्डर पर काम करते हैं, एयरफोर्स हमारी हवा में काम करती है, नेवी हमारी पानी में काम करती है। इसी तरह से हमें लोगों को एक अपने काम में वफादारी दिखानी पड़ेगी, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी और
नीतिगत काम करने पड़ेंगे, एथिकल काम करने पड़ेंगे। अभी मुद्दे काफ़ी हैं, बाकी हैं, क्योंकि 75 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, लेकिन आज भी परेशानियां या चुनौतियां तो वहीं की वहीं हैं। आज भी आप देखिए सड़कों में गड्ढे 1-1 फुट मिलते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कोई ऐसी ऐप बनानी चाहिए जिसमें लोग अभी उसमें अपना तुरंत प्रॉब्लम डालें और उस प्रॉब्लम का समाधान 5 से 7 दिन के अंदर मिले। ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाएं, आजकल लोग इतने टैक्स भर रहे हैं, बहुत सारा जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, फिर भी तो लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों की या तो बिल्डिंग सही नहीं है, या वहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या डॉक्टर्स नहीं है। ऐसे ही सरकारी स्कूलों में या तो बिल्डिंग नहीं है या वहाँ टीचर नहीं है। तो इस सिस्टम को हमने सुधारना पड़ेगा। सबको एक पटल पे लेके आना है। सारे लोगों की शिक्षा एक शिक्षा के मंदिर में होनी चाहिए, जिसमें हमारे एमएलए, एमपी या कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बच्चे भी कंपलसरी होना चाहिए कि उसी स्कूल में जाएं, और वो एजुकेशन आजीवन फ्री होनी चाहिए। आजीवन उसमें शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए, और कम से कम साक्षर हम सब लोगों को बताएं। कोई भी निरक्षर नहीं होना चाहिए, अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज को शिक्षित बनाएं। और साक्षरता में और शिक्षित में बड़ा फर्क है। साक्षर का मतलब है लोग अक्षरों को समझें, अपने अल्फ़ाबेट्स को समझें, साइन कर सकें, जरूरत की चीज़ें कहीं पढ़ सके, कोई साइन बोर्ड लगा है तो उसको पढ़ सके, छोटे मोटे अपने डेली जो रोज़मर्रा के गुणा भाग कर सकें। और वेल एजुकेटेड का मतलब है कि हमने इस देश को आगे ले जाने के लिए हमने साइंटिस्ट अपने तैयार करने हैं, अपने डॉक्टर तैयार करने हैं, अपने इंजीनियर तैयार करने हैं। आने वाली पीढ़ी सारी डिपेंड करेगी युवाओं पे, और युवाओं की हालत बड़ी खराब होती जा रही है। ना तो कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है। सारी युवा पीढ़ी हर समय मोबाइल पर लगी रहती है। ये मोबाइल कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हर समय लोग स्क्रॉल करते रहते हैं और अच्छे चैनल नहीं देख रहे हैं उसमें। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं या डेली नया कोई चीज़ सीख रहे हैं तो अच्छा है। मैं सभी यूट्यूबर से भी जो है ना विनम्र निवेदन करूंगा कि उस पर अच्छे कंटेंट डालें। देश को हमें आगे लेके जाना है, एक सोने की चिड़िया बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। तो हमें छिछोरेपन से बाहर आना पड़ेगा और हमें विकास की हमेशा बात करनी पड़ेगी। मैं बात करता हूँ हमेशा विकास की और देश के लिए बात करता हूँ, और सबको एकजुट आना पड़ेगा। विश्व पटल पे एक हमारा ध्येय होना चाहिए, केवल देश का विकास विकास विकास। और मैं ये कहूँगा कि सबको कम से कम ज़रूरत के हिसाब से आवास मिलने चाहिए, जिससे क्या है कि कोई भी लोग झोपड़पट्टी में ना रहे, वास्तव में उनकी ज़रूरत हो। और कम से कम 2 वक्त का खाना सबको मिलना चाहिए, जिससे आज के टाइम में कोई भी भूखा ना रहे। और मेरे मुद्दे अभी भी काफ़ी है। आजकल डेटा बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सारी ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। कम से कम 2 GB डाटा पूरे फैमिली को फ्री में मिलना चाहिए। और टैक्स स्लैब भी एक बार पूरे जो है ना रिवाइज होने चाहिए। ये पूरे स्लैब बहुत सारे जो इनकम के ऊपर बने हुए हैं उनको फ्लैट कर देना चाहिए 5% या जो भी, जिसमें देश का आराम से चल सकता है। और उसमें कंट्रीब्यूशन चाहे किसी की साल की इनकम 50,000 है या किसी की इनकम 50 लाख है, वो केवल फ्लैट 5% होना चाहिए, जिससे जिनकी इनकम कम है उनको भी एक अच्छा अपने आप पे गर्व महसूस हो। मैं बार बार कहता हूँ, जब रामायण की कहानी लिखी जा रही थी, राम सेतु बन रहा था, तो वहाँ एक छोटी गिलहरी अपना जो है ना मुंह में रेत भर भर के उसमें डाल रही थी। तो पूछा जा रहा था उससे कि आप ये क्या काम कर रहे हो, आपके इस छोटे से इसमें डालने से क्या होगा। लेकिन मेरी बात समझिए, अगर किसी गागर में पानी भर दिया जाए और उसमें से नीचे से एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो ड्रॉप करके वो गागर खाली हो जाती है। या किसी गागर में एक ड्रॉप पानी डाला जाए तो थोड़े दिन में वो गागर भर जाती है। इसी तरह से हम सभी लोग अगर टैक्स में अपने सहयोग करेंगे तो देश हमारा नंबर 1 जरूर बनेगा। हमें खाली प्रलोभन नहीं देना है, प्रलोभन उन चीज़ों में नहीं देना जिससे हमारे देश की जड़ें कमज़ोर हों। हमें मदद करनी है तो सबकी करनी पड़ेगी, जो शिक्षा में होगी, स्वास्थ्य में होगी या रेजिडेंस में होगी। और हमें हमेशा अच्छे काम करने पड़ेंगे, जिससे अगर हमारे ये आज़ादी 75 साल लगभग हो गए, 76 साल हो गए हैं, तो अभी भी हमारे देश की युवतियाँ बेचारी परेशान हैं। बोला जाता है कि आदमी में औरत में कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क नहीं है तो हमें बार बार वो प्रचार करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर हमने वास्तव में आज़ादी हासिल की है तो मैं आज़ादी तब मानूंगा कि अगर मेरे देश की कोई भी बच्ची, कोई भी औरत रात के 12 बजे बेफिक्र के अपने घर में पहुंच जाए। कोई भी माँ बाप को फिक्र ना हो,
या उसको कोई फिक्र ना हो कि हमारे साथ कुछ गलत होने की संभावना है या किसी के साथ कोई बलात्कार ना हो जाए, तो हम समझेंगे कि वास्तव में हमने अच्छी सच्ची आज़ादी पाई है। होता क्या है, नहीं तो कोई भी आदमी हो वो दोहरे मापदंड अपनाता है। अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए थिंकिंग अलग होगी और दूसरी महिलाओं के लिए थिंकिंग अलग होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर करनी और कथनी में फ़र्क होगा तो देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता है। वास्तविक आज़ादी नहीं मिलेगी, वास्तविक सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी कि हमें एक रामराज लाना पड़ेगा। रामराज से मतलब मैं कभी किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं बात ये करता हूँ कि हमें ऐसा माहौल बनाना है कि हमें अंदर के अपने रावण को मारना होगा। तो सिंपल सी बात है कि कोई समस्या ही नहीं रहेगी। होता क्या है, कई बार हम एक दूसरे से द्वेष कर लेते हैं, दूसरे को कुछ हिंसा करते हैं या दूसरे की कुछ बुराइयां करते हैं या दूसरे का कुछ नुकसान करते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा और हमें हमेशा ध्येय रहेगा कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं बात करूंगा कि हमें गुड मैनर्स को हमेशा ध्यान रखना है। गुड मैनर्स ही आपको एक विशेष व्यक्ति बनाते हैं, आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से अपने व्यक्तित्व को निखारना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मैं कभी कभी कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ता हूँ या जिनसे सीख लेने की है। एक बार जब विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, वहाँ एक युवती ने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि आप मेरे से शादी क्यों करना चाहती हैं? कि मुझे आपसे बहुत अच्छा आपके व्यक्तित्व का बेटा चाहिए। उन्होंने बोला कि हे माँ, आप मेरे को बेटे के रूप में स्वीकार कर लें, मैं आपको आजीवन अपनी माँ मानूंगा। धन्य हैं वो लोग जिनके ऐसी वीर गाथाएं रच दी उन्होंने और जिनके व्यक्तित्व की चर्चा आज भी होती है। ऐसे ही व्यक्तित्व हमें अपनाने पड़ेंगे, ऐसे व्यक्तित्व हमें बनाने पड़ेंगे। अपने बच्चों को हमें ऐसे संस्कार देने पड़ेंगे जिससे हमारे भारत की पुनर्ख्याति वापस आ सके। नहीं तो जो हम सपना देख रहे हैं वो अचीव होना तो दूर, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहन अपनी बहन को जलाकर मार रही है, पति अपनी पत्नी को मार रहा है, पत्नी अपने पति को मार रही है, बाप बेटी को मार रहा है, बेटा बाप को और माँ को कत्ल कर रहा है। ये कैसी विडंबना है। हमने कभी ऐसा सपना नहीं देखे थे कि भारतवर्ष में कभी ऐसा भी सोचना पड़ेगा। और देखा है आपने कि बहुत सारे जो अनाथ आश्रम हैं उनमें ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनके माँ बाप, जिनके बेटे, जिनकी बेटियाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है ना सक्षम हैं, बहुत ज़्यादा सक्षम है, फिर भी वो लोग वहाँ अनाथों की ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये कैसा हमारा सहयोग है। मैं देख रहा हूँ आजकल के नए नए बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अरे भाई, कैसी विडंबना आ गई है। हमारे यहाँ की संस्कृति है, जब किसी भी व्यक्ति का शादी या विवाह होता है तो दो परिवारों का मिलन होता है और वहाँ पे पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। वहाँ पे बच्ची के लोग उनको माँ बाप कन्यादान करते हैं, फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जिसको हमारे यहाँ फेरे बोलते हैं, भामर बोलते हैं, तब वो हमारी अर्धांगिनी बनती है। और केवल अर्धांगिनी के साथ अगर शारीरिक संबंध आप बना रहे हो तो आप वास्तव में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो और आप एक ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहे हो। मैं सलाम करता हूँ योगी जी को, मैं सलाम करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, मैं सलाम करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने इस तरह के व्यक्तित्व तो अपने जीवन में डाले हैं और देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें कुछ उनके जीवन से सीखना चाहिए। हमें, अगर हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और हम एक अपने परिवार के साथ ईमानदार बन के रह रहे हैं, तो हमारा जीवन एक जो लोग साधु संत हैं उनसे भी बहुत अच्छी कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम परिवार का बोझा भी हम जो है लेके साथ में चल रहे हैं, जिम्मेवारी लेके चल रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, अपने आप में गर्व महसूस होना चाहिए। और ये कोई गलत बात नहीं है कि आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं एक ही महिला से, तो ये कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन वो अपनी अर्धांगिनी होनी चाहिए। बाकी मैं बार बार कहूँगा कि हमें अपने जीवन को स्वस्थ, निर्मल और एक छोटे बच्चे का जैसे स्वभाव होता है उस तरह का बनाना पड़ेगा।
एक दूसरे से हमें गिला शिकवा दूर करना पड़ेगा। सारे प्रलोभन, लोभ, लालच सब निकालने पड़ेंगे। अगर हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो ये सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ेगी। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये मेरे विचार अगले 5 लोगों को पहुँचाएँ। ये मेरे विचार जहाँ तक आप लोग सुन रहे हैं वो सभी लोग अगले 5 को, और फिर वो अगले 5 को, फिर वो अगले 5 को। तो हम देखेंगे अगले 1 साल में ही ये सारे हमारे विचार, ये सारी हमारी पॉलिसी, ये सारा हमारा आगे का टारगेट सब लोगों का होगा और सभी लोग एक विश्व पटल पर इकट्ठे होंगे। और मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं। हम जो 15 साल का टारगेट बना रहे हैं, हो सकता है कि उस टारगेट को हम अगले 5 साल में ही अचीव कर लें। लेकिन ये सब पे डिपेंड करता है कि कौन कितना बोझा सह सकता है, कौन कितनी जिम्मेवारी ले सकता है, कौन कितना आगे आ सकता है। पर मुझे ज़्यादा किसी का समय भी नहीं चाहिए, केवल सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। हमें एक दूसरे की सोच बदलनी है। एक साथ हम कोशिश करेंगे कि गूगल मीट पे या यूट्यूब पे ऑनलाइन आके एक दूसरे के विचार शेयर करें और हम ये कोशिश करें कि सबको हमें विश्व पटल पर कैसे लेके आना है। और मेरी कोई भी बड़ी इच्छा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।